युवक भारती से निराला भाई संस्मरण, लेखिका महादेवी वर्मा प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। आपने पिछले 3 संस्करण या 3 भाग में निराला भाई संस्मरण की जानकारी प्राप्त की। अब ये भाग 4 निराला भाई इस संस्मरण की आखिरी जानकारी प्रस्तुत करता है, या इस हिस्से में पाठ का अंतिम हिस्सा है, आखिरी छोर है। तो चलिए अब उस ओर चलते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे भाग में लेखिका ने निराला भाई से संबंधित जो कुछ भी जानकारी प्रस्तुत की थी वो मैंने प्रस्तुत की है। अब इस पाठ के अंतिम हिस्से की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ। चलिए उस हिस्से की ओर चलते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पर ये परिच्छेद है जो पाठ का आखिरी हिस्सा है। मैं उसे पढ़ रहा हूँ आपके सामने, फिर उसका विश्लेषण भी आपको तुरंत ही दे देता हूँ। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिससे सहाय बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें निश्चल सच्ची वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। लेखिका ने यहाँ पर निराला जी के व्यक्तित्व की जानकारी दी है कि निराला जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानते थे, और हार मानना मतलब डरपोक या कायरता है, ऐसा उनका सोचना था, ऐसी उनकी सोच थी। मतलब वे प्रतिकूल परिस्थितियों में हार मानकर अपने आप को डरपोक या कायर सिद्ध नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो वीर या वीरता से अपने जीवन को जीना चाहते। इसलिए लेखिका उनके बारे में कहती है उन्हें स्वभाव से सच्ची वीरता मिली है। आगे उनके बारे में लेखिका कहती है उनकी राजनीतिक कुशलता ही नहीं, वो तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं है, ऐसा लेखिका कहती कि हार न मानना, पीछे हटना, ये उनकी कुशलता नहीं है। ये तो साहित्य के प्रति एकनिष्ठ रहने का उनका एक पर्याय है कि वो साहित्य के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहते हैं, साहित्य लेखन करना चाहते हैं, इसके लिए वो कोई समझौता नहीं करना चाहते, ऐसा लेखिका कहती है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने का साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। लेखिका ने एक साहित्यिक या आदर्श साहित्यिक की यहाँ कुछ बात कही कि आदर्श साहित्यिक या आदर्श लेखक या कवि कभी भी छल कपट से अपने साहित्य का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह सभी आघातों को हृदय पर झेलते हुए अपने साहित्य के प्रति कार्य करता है, अतः अपने लक्ष्य की ओर पहुंचता है। लेखिका ने निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया कि उन्होंने जो कुछ भी साहित्य में लेखन किया, कविताएं लिखी, उसके लिए उन्होंने किसी भी छल कपट का सहारा नहीं लिया, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी से और साहित्य के प्रति निष्ठा रखते हुए उन्होंने अपना काम किया। और ऐसे ही लिखने वाले, ऐसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले साहित्यकार युग सृष्टा साहित्यकार हो सकते हैं, कहते हैं, ऐसा लेखिका कहती है। और निराला जी भी युग सृष्टा साहित्यकार थे, ऐसा लेखिका का यह कहना है। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दंशन का वेश साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित अर्थात बेहोश करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। जीवन का, यहाँ पर जीवन का शब्द है तो वहाँ पर को समझना है। लेखिका कहती है कि निराला जी को जो भी जीवन में अनुभव मिले, उन अनुभवों से उन्हें सीख कर उसी को आधार बनाकर उन्होंने साहित्य लेखन किया, ऐसा लेखिका कहना चाहती है। वास्तविक प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अलग अलग अनुभव आते हैं और उन अनुभवों से मनुष्य जर्जर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है और अपने आप को खो बैठता है। लेकिन निराला जी ऐसे नहीं थे। जो अनुभव, विष रूपी अनुभव या जिन अनुभवों का दंशन उन्हें हुआ था, उस विष को उन्होंने अमृत मान लिया और उसी का सहारा लेकर उन्होंने कहा अपना साहित्य लेखन का कार्य किया। तात्पर्य लेखिका यहाँ ये कहना चाहती है कि निराला जी अपने अनुभव से बहुत कुछ सीख चुके थे
और जो कुछ भी कटु अनुभव उनके जीवन में मिले थे उसका आधार लेकर वो अपने जीवन को जीते रहे। हमारे जीवन में भी ऐसे कई कटु अनुभव हमें मिलते हैं, लेकिन उससे हमें सीख लेनी चाहिए और उसी को आधार बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि उन कटु अनुभवों को जीकर हमें अपने आप को खो देना नहीं है, अपने आप को मिटा देना भी नहीं है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ मैं अगली स्लाइड की ओर चलने से पहले इस परिचित में कुछ शब्द है जो रंगीन दिखाई देते हैं, उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। प्रतिकूल शब्द दिखाई देता है आपको हरे रंग में। ये प्रतिकूल शब्द संपदा के लिए पूछा जा सकता है। जैसे प्रतिकूल के लिए विलोम शब्द लिखिए तो अनुकूल। निश्चल शब्द है तो निश्चल शब्द का अर्थ लिखिए तो उसका अर्थ है सच्चा। कायरता का अर्थ है डरपोक, और यहाँ कुशलता का अर्थ है चतुराई। अब कुशलता ये शब्द ता प्रत्यय के साथ आया है, तो यहाँ पर ये शब्द संपदा में ता प्रत्यय वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए तो उसमें ये कुशलता मिलेगा। नीचे देखिए रंगीन हरे रंग में लिखे हुए शब्द प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष। मूर्छित शब्द मिलता है जिसे मैंने लिखा है, जिसका अर्थ है बेहोश। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मोरों में सुखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। यहाँ पर अछोर शब्द है, तो अछोर शब्द का मतलब है अकुल, जिसे किनारा ना हो ऐसा। मोरू का अर्थ है रेगिस्तान, और फिर से अकुल बिना किनारे वाला। समुद्र में अस्तित्व होती है, ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं। और एक शब्द मिलता है दुर्लभ, जिसका अर्थ है विलक्षण, अनोखा। सीप कठिन आवरण का जलीय जंतु, और महार्घता एक शब्द यहाँ पर दिखाई देता है, महानता। चलिए मैं इसके विश्लेषण की ओर चलता हूँ। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सुखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं, जिसे अपनी महार्घता अर्थात महानता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। संक्षेप में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो किसी उस जलीय या उस सीप के समान नहीं है, या सीप में पाए जाने वाले उस मोती की तरह नहीं है जो मोती हम सीप से निकालने के बाद फिर उसे सोने के आभूषण में लगाते हैं, अलंकार में लगाते हैं, तब उस मोती का महत्व बढ़ता है। उसी प्रकार निराला जी नहीं थे, वे तो स्वयं ही ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी महानता अपने आप पता चलती है। मतलब लेखिका उनके व्यक्तित्व के बारे में ये बताती है कि उन्हें अपने बड़प्पन को बताने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना नहीं पड़ता। जैसे मोती को अपनी सुंदरता को दुनिया के सामने दिखाने के लिए उसे किसी गहने में गढ़ना पड़ता है या गहने में रखना पड़ता है, तब मोती की सुंदरता, महानता लोगों को पता चलती है। जब तक मोती सीप में पड़ा होता है, समुद्र में पड़ा होता है, तब तो उसे हम महान नहीं मानते। लेकिन निराला जी ऐसे नहीं थे, ऐसा लेखिका कहती है। तो वो तो स्वयं ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी आभा, जिनकी साहित्यिक प्रतिभा ही उनके बारे में बहुत कुछ बता देती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। वे तो अनगढ़, जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, इसका अर्थ है पारस। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। पारस शब्द का अर्थ है लोहे से सोना बनाने वाला काल्पनिक पत्थर। तो निराला जी ऐसे व्यक्ति है कि जो उस पत्थर, पारस पत्थर के समान है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी पहचान बता देंगे। वहाँ जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है, तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में न कोई जोड़ सकता है न कोई घटा सकता है। तो निराला जी उस पारस पत्थर के समान है जो जहाँ भी जाएंगे अपनी पहचान बताएंगे। यहाँ लेखिका पारस पत्थर की विशेषता बताती है कि पारस
पत्थर की विशेषता उसकी अमूल्यता इस प्रकार की है कि उसका मूल्य न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। देखिएगा आगे कहती है, आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका का अर्थ है कोहरा में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सह यात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, और आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। लेखिका ने आज की स्थिति का वर्णन किया है कि आज हम दंभ, स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की कुहेलिका में, कोहरे में जी रहे हैं जिसमें हम अपने आप को भी खुद को पहचान नहीं पा रहे, हमारे साथियों को भी हम नहीं पहचान पा रहे। ऐसे युग में, ऐसे समय में निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा लेखिका कहती है। तो निराला जी के व्यक्तित्व को जानने के लिए समय और वो व्यक्ति चाहिए जो उन्हें समझ सके, ऐसा लेखिका कहती है। निराला जी के साहित्य के शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युग के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं, समझ सकते हैं। लेखिका ने कहा, निराला जी के साहित्य को समझने के लिए उसी प्रकार की पृष्ठभूमि चाहिए और उसी प्रकार के लोग भी चाहिए जो उस समय के थे, उन्हें समझने वाले चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के लिए होता है और वह व्यक्ति अपने समय में ही जन्म लेता है और उस समय में ही उसकी पहचान बनती है। समय बीत गया, व्यक्ति की पहचान पीछे रह जाती है। हम इतिहास में जाकर देखें तो अनेक कालखंडों में ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जो उस समय की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, परिस्थिति के अनुसार उनका जीना या जन्म लेना आवश्यक था। बाद में जैसे इतिहास बदल गया, नया समय आ गया, वे लोग इतिहास के पन्नों में रह गए, अर्थात वो उस समय के लिए बने थे और उस समय उनकी ज़रूरत थी। उसी प्रकार निराला जी भी अपने समय के व्यक्ति है और अपने समय के ही व्यक्ति आदर्श रहेंगे, ऐसा लेखिका कहना चाहती है। और आज के समय में समझने के लिए उस प्रकार की पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। संक्षेप में कहूँगा कि निराला जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समय के महान साहित्यकार और कवि थे, ऐसा लेखिका का क्या कहना। साहित्य के नवीन युग पद पर निराला जी की अंकस्तृत संस्कृति, मतलब उनकी पहचान गहरी और स्पष्ट, उज्जवल, लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण अर्थात पैरों का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग रहेगा। शूल का अर्थ है कांटा, हर कांटे पर उनकी खून का रंग रहेगा और हर राह पर उनके चरण चिन्ह दिखाई देंगे। अर्थात लेखिका ये कहना चाहती है, निराला जी हमेशा साहित्यिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य में याद रखे जाएंगे और पहचाने जाएंगे। उनकी संस्कृति, उनकी पहचान कैसी है? गहरी है, स्पष्ट है, उज्जवल है, लक्ष्यनिष्ठ है। ये जो 4 शब्द दिखाई देते हैं ये संजाल के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर निराला जी की संस्कृति कैसी थी, या निराला जी की संस्कृति, तब लिखना है गहरी थी, स्पष्ट थी, उज्जवल थी, लक्ष्यनिष्ठ थी। संस्कृति का अर्थ है उनकी पहचान या उनका संसार, उनका उस समय में किस प्रकार का विवेचन किया गया, यहाँ लेखिका ने ये बताया। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब चलिए अब संजाल पूर्ण कीजिए। ये जो मैंने 2-3 परिच्छेद बताया उस पर कृति पत्रिका में किस प्रकार कृतियाँ हो सकती, तो पहली कृति बन सकती है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल में फिर आज हम इस कुहेलिका में चल रहे हैं, तो कौन सी कुहेलिका? अज्ञान, भ्रांति, दंभ, स्पर्धा के कुहेलिका में चल रहे हैं। ये परिच्छेद में शब्द मिलेंगे। अगला दूसरा एक संजाल पूर्ण कीजिए। साहित्य के नवीन पद पर निराला जी की संस्कृति कैसी रहेगी? गहरी, स्पष्ट, उज्जवल, लक्ष्यनिष्ठ। अगले कृति की ओर चलते हैं। शब्द संपदा में कौन सी कृतियाँ हो सकती है, तो उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए, जैसे अछोर, अकूल, अज्ञान, अप्रत्यक्ष। इन सारे शब्दों में अ ये उपसर्ग है। छोर के पहले लगाए अ, कुल के पहले लगाए अ, ज्ञान के पहले लगाए अ, प्रत्यक्ष के पहले लगाए अ, तो ये अ उपसर्ग है। दूसरी शब्द संपदा में कृति, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो कठिन आवरण का जलीय जंतु कौन है? सीप। मतलब सीप ये शब्द अनेक शब्दों से बना है। जिसे किनारा ना हो ऐसा अछोर।
लोहे से सोना बनाने वाला पत्थर पारस। अब पारस ये शब्द अनेक शब्दों के मेल से बना है। जिससे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो उसे क्या कहेंगे? अनगढ़। तो इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संपदा में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये जो शब्द संपदा या कृतियाँ मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ, इसे आपको अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली एक शब्द संपदा की कृति है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। महार्घ अर्थात अमूल्य। संस्कृति, इस शब्द का अर्थ आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो लिखना है संसार। कुहेलिका, तुरंत लिख देना है कोहरा। मुरु, रेगिस्तान। आगामी, आने वाला। तो ये इन शब्दों के अर्थ कृति पत्रिका में पूछे जा सकते हैं। अभिव्यक्ति में इस परिचित पर क्या पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हार न मानो, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। निराला जी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में हार मानने वाले नहीं थे। साहित्य की साधना, साहित्य लेखन करते थे, कविता लेखन करते थे। उनके पास पैसे की कमी थी, फिर भी उन्होंने वो अपना काम नहीं छोड़ा, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों से वो जूझते रहे और अपना काम करते रहे। ऐसा उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा गया। आप भी अभिव्यक्ति में प्रतिकूल परिस्थितियों में हार न मानो, इस विषय पर अपने विचार लिख सकते हैं। यहाँ निराला जी का उदाहरण आप दे सकते हैं। वास्तव में मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में हार तो माननी नहीं चाहिए। जैसे कि हम जिस समय में जी रहे हैं, हमारे आसपास की सारी परिस्थिति कैसी है? प्रतिकूल है, फिर भी हम हार न मानते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, देखिए, और हार न मानते हुए अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम जीवन से हार मानने के लिए तैयार नहीं, मतलब हम भी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ ही रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य हर प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की कोशिश करता है, तभी जाकर हमारा जीवन सफल बनेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप अपने विचार के अनुसार इसे लिखिए। अब मैंने निराला भाई संस्मरण का भाग 3 प्रस्तुत किया था। उस भाग 3 में मैंने केवल विश्लेषण दिया था और उस पर आधारित कृतियाँ आपको नहीं बताई थी। तो उस पर आधारित ये कृतियाँ यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भाग 3 था वो पृष्ठ क्रमांक 7-8 पर आधारित था। तो चलिए उस पृष्ठ क्रमांक 7-8 पर आधारित कौन सी कृतियाँ हैं? तो आकलन कृति। गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उसमें लिखिए में क्या है? निराला पर गेरू के रंग का प्रभाव। अब निराला, एक परिच्छेद में वर्णन किया गया कि निराला जी पर गेरू के रंग का क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर लिखना है, निराला जी ने अधोवस्त्र रंग दिया, उत्तरीय रंग दिया, विशाल शरीर गैरिक हो गया, मुँह हाथ गैरिक हो गया। गैरिक शब्द का अर्थ है गेरुए रंग का। निराला जी के संन्यास से लेखिका को होने वाले लाभ लिखिए। तो कौन से लाभ हुए? तो वो आपको परिचित पढ़कर ये शब्द मिलेंगे। साबुन के पैसे बचेंगे, गिरे हुए वस्त्र मैले नहीं होंगे। इस प्रकार की कृतियाँ उस पृष्ठ क्रमांक 7-8 पर लिखे परिच्छेद में से परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो ये मैंने केवल उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर दी है, इसे आपके नोटबुक में लिख कर रखना है। और कृति देखो, निराला के अनुसार पुरस्कार में प्राप्त धन। निराला जी को कौन सा पुरस्कार में धन मिला था? तो संकल्पित धन था। वो कैसा था? तो अपने लिए प्रयोग न करना अनुचित, ऐसा इस प्रकार का वो धन था। शब्द संपदा में पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे निष्फल के लिए पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा निरर्थक। डिस्प्ले पर मैंने लिख दिया है। अपरिग्रह का अर्थ है त्याग। निधि के लिए पर्यायवाची शब्द है पूंजी। कोष के लिए भंडार। खेत के लिए पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हैं दुख। अक्षुण्ण, इसके लिए पर्यायवाची शब्द है अखंडित। इन सारे शब्दों को अभी सुनना है, स्मरण में रखना है, और स्मरण में नहीं रख पाते हो तो नोटबुक में इन्हें लिख कर रखना है। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, उसे क्या कहेंगे? उत्तरीय वस्त्र। भोजन की भिक्षा मांगना, जिसे कहते हैं मधुकरी। गेरू के रंग में रंगा वस्त्र गैरिक वस्त्र। जरूरत से अधिक धन संचय न करना, अपरिग्रह। तो ये अनेक शब्दों के लिए छोटे छोटे शब्द आपको लिखने हैं, जैसे अपरिग्रह हो, गैरिक हो, मधुकरी हो, उत्तरीय। इनके लिए अनेक शब्द है। अभिव्यक्ति में चलिए, क्या कृति हो सकती है? तो जरूरत से अधिक धन समस्याओं का कारण है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। धन, पैसा जरूरत से अधिक हो तो भी समस्या का कारण बनता है, और जरूरत से कम हो तो भी समस्या
बना देता है। निराला जी के पास ज़रूरत से कम पैसा था, इसलिए वो अभाव में जीते थे, लेकिन ज़रूरत से अधिक पैसा आने पर क्या होता है ये आप सोचकर लिख सकते हैं अपने विचार। मैं यहाँ लिख कर दे सकता था, लेकिन आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए अगली ओर चलते हैं। पृष्ठ क्रमांक 8-9 पर आधारित कुछ कृतियाँ। पृष्ठ क्रमांक 8-9 पर आधारित जो परिच्छेद है, उन परिच्छेदों पर कौन सी कृतियाँ हो सकती है, तो मैं अनुमान के तौर पर यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले आकलन कृति में उत्तर लिखिए। अब आपको ये पाठ के पृष्ठ क्रमांक 8-9 को पढ़ना है और पढ़कर इन कृतियों को समझने की कोशिश करनी है। निराला में इस तत्व की सामंजस्यपूर्ण संधि है। तो किस तत्व की है? विरोधी तत्व। देखने वाले के हृदय में आतंक उत्पन्न कर देता है। क्या? उनका विशाल डिलडोल। डिलडोल का अर्थ है कदकाठी। निराला के ओंठों की खींची हुई रेखाओं में यह नहीं मिल सकती। क्या क्रूरता। अब तालिका पूर्ण कीजिए में क्या कृति हो सकती है, तो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। परिच्छेद में है क्या ले जाती है? झंझा। एक वर्णन है वहाँ पर। देखने वाले के हृदय में आतंक उत्पन्न करता है। उनका आतंक ये शब्द है, या उनका यहाँ पर एक गलत प्रिंट हुआ है, उनका व्यक्तित्व या उनका विशाल डिलडोल। विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी कौन है? निराला। मनुष्य जाति का इतिहास कैसा रहा है? क्रूर। तो इस प्रकार वो कृति आपको वहाँ पर लिखनी है। शब्द संपदा में पर्यायवाची शब्द लिखिए। डिलडोल कदकाठी, आतंक डर, संदेह शक, मलिन मैला। ता प्रत्यय वाले शब्द उस परिच्छेद में मिल सकते हैं, जैसे क्रूरता, कायरता, आत्मीयता, संवेदनशीलता। अभिव्यक्ति में उस पृष्ठ क्रमांक 8-9 पर क्या अभिव्यक्ति परीक्षा में हो सकती है? तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार वहाँ उस परिच्छेद पर या उस पृष्ठ पर जो परिच्छेद मिलेंगे उस पर से अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार की कृतियाँ बनाई जा सकती है, तो परीक्षा में रखी जा सकती है। ये केवल उदाहरण के तौर पर है। पाठ और पाठ के परिच्छेद को जो पृष्ठ है उन पृष्ठों को पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। चलिए अगली बार आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।